हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बात की जाए किंडरगार्टन की या फिर हो क्लास 12th, यहां पर आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इवोल्यूशन चैप्टर के माइंड मैप को हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए पहले उस लेक्चर को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए और फिर हम सॉल्व करेंगे साथ मिलकर अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। उस 1 घंटे के माइंड मैप में हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है, मतलब एक छोटे से वीडियो के अंदर इस बड़े से चैप्टर को कंप्लीट किया है। इस चैप्टर से जुड़े हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी थ्योरीज है, जितने भी साइंटिस्ट के नेम है, किस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और अब हमें देखना है इसी चैप्टर से इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर हम अपने इस चैप्टर को हल्का सा रिवाइज करने जाएं तो हमें पता चलता है कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा था शुरुआत के समय में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की तरफ शिफ्ट हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशन आया और ये वेरिएशन जब जुड़ता चला गया, बहुत सारे वेरिएशंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन जुड़ते चले गए, तब जाकर के इवोल्यूशन का रूप लेता है। सबसे पहले हमने देखा था इसमें बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी हमें यह बता रहा था कि एक बहुत बड़ा कुछ तो मास था जिसके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी। उसका होता है एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजन होने के बाद बनता है ये यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में बनते हैं बहुत सारे गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के अंदर बन रहे थे बहुत सारे प्लैनेट और उस प्लैनेट के अंदर था हमारा एक अर्थ भी। हमारे अर्थ के ऊपर जो कंडीशन थी वो हाई टेम्परेचर वाली थी, लो एटमॉस्फेयर था। हमारे पास कुछ गैसेस जैसे कि H2O इन द फॉर्म ऑफ वेपर, CH4NH3, ये सारे गैसेस मौजूद थे यहां पर। धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर बनता चला गया। इसके बाद सबसे पहले जो लाइफ देखने को मिला वो पानी के अंदर था, वाटर के अंदर सबसे पहले हमें लाइफ देखने को मिला। धीरे धीरे करके ये जो लाइफ है वो वाटर से लैंड की तरफ शिफ्ट हुआ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हुए। मिलर साहब के एक्सपेरिमेंट ने हमें यह बताया कि कुछ तो ऐसा हुआ था लाइफ बनने के दौरान कि अमाइनो एसिड का सिंथेसिस हुआ था, और उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट में इस चीज को करके भी दिखाया और देखा कि अमाइनो एसिड बन रहा है। और हम जानते हैं कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो जाकर के प्रोटीन बनाएंगे, और ये प्रोटीन जो है फिर आगे जाकर के सेल बनाएगा, और सेल जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो इससे हमें समझ जाना है कि फिर यहीं से लाइफ की शुरुआत की गई। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन करने के बाद उनके अंदर वेरिएशन आया, म्यूटेशन देखने को मिला। इस म्यूटेशन के कारण जेनेटिक मटेरियल में किसी तरीके के चेंजेस आए। वो चेंजेस डायरेक्शनलेस थे, वो चेंजेस रैंडम थे, और ये भी एक रीजन था इवोल्यूशन का। तो इस तरीके से इवोल्यूशन की गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। फिलहाल अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमें देखना क्या क्या है। तो एक एक करके नजर डालेंगे सारे क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हो सकता है हमने अपने बीते कुछ क्लासेस जैसे कि क्लास 10th हो गया, क्लास 10th में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया होगा कि पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन सा होता है। इसके लिए हमारे पास से 4 ऑप्शन। पहला है लेपिडोपेट्रा, फिर है लाइकेंस, फिर है लाइकोपर्सिकॉन, फिर है लाइकोपोडियम। तो एटमॉस्फेयर में मौजूद पॉल्यूशन को इंडिकेट करने में मदद कर रहा होता है ये लाइकेन। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। तो कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद जो पॉल्यूशन है उसको इंडिकेट करने में लाइकेन अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी, लाइकेन, हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। इस चीज को देखने के लिए, जांचने के लिए हम इसे एक बार क्रॉस चेक करना चाहेंगे। तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन बी, लाइकेन, जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कुछ ऐसा कि द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो यहां पर बात की जा रही है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। स्टेटेड दैट, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उस थ्योरी का क्या कहना था। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन।
चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन कहता है कि लाइफ एरोज फ्रॉम ए लिविंग फॉर्म्स ओनली। तो इस पहले ऑप्शन का कहना यह है कि कुछ तो लिविंग यहां पर रहा होगा, लिविंग एल है, और इसी लिविंग से निकल करके आया लाइफ हमारा। तो ये स्टेटमेंट कुछ हमें जज नहीं रहा है कि जो पहले से अगर लिविंग है वहां पे, तो फिर वहां से लाइफ निकल करके कैसे चला आया। दूसरा यहां पर कहता है, दूसरा स्टेटमेंट कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लाइफ जो है वो लिविंग से भी निकल करके आ सकता है और लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से भी निकल करके आया हो सकता है, ऐसा है। तीसरा स्टेटमेंट हमें कहता है कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। लाइफ जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग से निकल करके आया है। और चौथा ऑप्शन हमसे कहता है कि लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली नाइदर फ्रॉम लिविंग नॉट फ्रॉम द नॉन लिविंग। तो लाइफ जो है वो ऐसे ही निकल करके आ गया है, ना तो ये लिविंग से निकल करके आया है और ना ही नॉन लिविंग से निकल करके आया है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो यहां पर इसका कहना यह था कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से निकल करके आया है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का यह कहना है कि ये नॉन लिविंग थिंग से लाइफ निकल करके आया है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी कुछ इससे मैच खाता हुआ दिख रहा है कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक बार हम इसे क्रॉस चेक करना चाहेंगे। क्रॉस चेक में हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल क्रॉस चेक में हमें दिख रहा है कि ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। तो इसको भी नोट करके आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी वो ये हमें यही बता रहा है कि लाइफ जो है वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग से निकल करके आ रहा है। इसके बाद जब लाइफ के बारे में हमने देखा था, जब मिलर साहब के एक्सपेरिमेंट ने भी हमें बताया था कि जब CH4 था वहां पर NH3 था, H2O, फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वहां पर सप्लाई किया, तो यहां से समझ में आया था कि यहां पर अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये फिर अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन ये बता दे रहा था, ये कंफर्म कर रहा था कि हाँ ये अमाइनो एसिड अब बन गया है, तो इस अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा और इस प्रोटीन से फिर आगे जाकर के सेल बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें लाइफ देखने को मिला। तो इस नॉन लिविंग थिंग से निकल करके आता है लाइफ। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कुछ ऐसा कि एनिमल हस्बेंड्री, यहां पर बात की जा रही है एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग की। तो यहां पर दो केसेस है, कह रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो कहने का मतलब है कि जब हम इवोल्यूशन चैप्टर में हमने देखा था, जिस समय हम लोग डिस्कस कर रहे थे समथिंग समथिंग अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ह्यूमन इवोल्यूशन वाले केस में कि जब ह्यूमंस का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, मतलब कि जब एप लाइक कंडीशन से, कहने का मतलब है कि जब एप लाइक कंडीशन से कहानी आगे बढ़ी थी मोर ह्यूमन लाइक कंडीशन के तरफ, तो इस केस में हमें देखने को मिला था कि इस वाले ह्यूमंस लाइक जो थे, इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, इन्होंने एनिमल्स का पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जिसको कहते हैं। तो यहां पर एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिला था कि ये धीरे धीरे इन्होंने एग्रीकल्चर में भी अपना दिमाग लगाया था। तो एग्रीकल्चर में भी अपना दिमाग लगाया था। तो कहने का मतलब है कि ये इस एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की अगर हम बात कर ले या फिर बात कर ले हमें एग्रीकल्चर की, इस दोनों का इनका मकसद यही था कि इसके मदद से ये अपना पेट भर सके, अपना लाइफ जो है उसको ये आसानी से चला सके। तो इसका यही मकसद था। अब हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो कह रहा है इसका पहला ऑप्शन की रिवर्स इवोल्यूशन, दूसरा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तीसरा है म्यूटेशन और चौथा है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि नेचर अपने अकॉर्डिंग जब चीजों को सेलेक्ट करता है तो अब हम उसे नेचुरल सिलेक्शन के अंदर डालते हैं। म्यूटेशन का मतलब यह होता है कि जब किसी भी जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल सच एज डीएनए हो या फिर हो आरएनए, अगर इसके बेस पेयर में किसी तरीके का चेंज आता है, चेंज इन बेस अगर हम बात करें, अगर हम इसके बेस में चेंज की बात करें, तब जाकर के हम उसे म्यूटेशन का नाम देते हैं। नेचुरल सिलेक्शन हम तब कहते हैं जब नेचर खुद से इसे सेलेक्ट करता है। ठीक है, नेचर खुद से सेलेक्ट करता है। और किसको सेलेक्ट किया जाता है? तो जो ज्यादा फिटेस्ट होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो इसे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के अंदर डालते हैं।
फिर यहां पर रिवर्स इवोल्यूशन का मतलब कुछ ऐसा होगा कि उल्टे डायरेक्शन में इवोल्यूशन होना, मतलब कि किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में इवोल्यूशन हो चुका है, अब वापस से उसके पिछले डायरेक्शन में इवोल्यूशन होना। और फिर बी कहता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो यहां पर दिख रहा है कि ह्यूमंस ने अपने मन के अकॉर्डिंग इस काम को किया। तो ये दिख रहा है कि समथिंग लाइक आर्टिफिशियली ह्यूमंस ने अपने द्वारा इसे करवाया है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं, इसे हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर डालते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है ये हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको चेक करते हैं हम एक बार। तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि पैलेनोटोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, फॉर इवोल्यूशन रेफर्स टू अस। जब हम लोग इवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम लोग एक्चुअली एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो केसेस थे। अगर हमें याद है तो हमारे पास दो केसेस थे। एक हमारे पास था दैट इज फॉसिल, और दूसरा हमारे पास था प्लेसेंटल। ठीक है, ये दो केसेस थे हमारे पास। फॉसिल्स में हमें देखने को मिला था कि जो बहुत पहले इस धरती के अंदर जो दब जाते हैं, ऐसा हुआ था कि आज से मिलियंस ईयर अगो पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर पाया जा रहा था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि वो धीरे धीरे इस धरती से गायब होता चला गया। या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलें तो आज से कुछ मिलियंस ईयर अगो पहले की बात है, हम सपोज करके चल रहे हैं कि आज से कुछ 5 मिलियन ईयर अगो पहले की बात है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ए यहां पे रहता था। फिर समय के साथ ऐसा हुआ कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आया और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे जाकर के ए डैश में इवॉल्व हो गया। फिर समय के साथ चीजें आगे बढ़ी, फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जाके ए डबल डैश में इवॉल्व हो गया। फिर आगे जाकर के पता चला कि ए ट्रिपल डैश में ये इवॉल्व हो गया। फिर जाकर के पता चला कि ए 4 डैश में ये इस तरीके से इवॉल्व हो गया। आज के समय ये हमें देखने को मिलता है। अब सवाल उठा कि ये वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आज के समय इस धरती पर कैसे आया, कौन थे इसके एंसेस्टर्स। तो इस हिसाब से जब इवोल्यूशन के बारे में पता लगाया गया तो यहां से पता चला कि ये इससे निकल करके आ रहा है, ये वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वाले से इवॉल्व हुआ है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इससे इवॉल्व हुआ है, और ये फाइनली ये जो था ये इससे इवॉल्व हुआ है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां है, इसे किसी ने तो देखा नहीं, तो लेकिन इसका क्या है, इसका फॉसिल जो है वो कहीं ना कहीं दफन था जमीन के अंदर। तो फिर वहां से उसे फॉसिल के रूप में पता चलता है। और यहां पर बात की जा रही है पैलेनेटोलॉजिकल एविडेंस की, तो इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दूसरा है होमोलोगस ऑर्गन्स, तीसरा है फॉसिल्स, और चौथा है एनालॉगस ऑर्गन। तो हम अगर पैलेनेटोलॉजिकल एविडेंस की बात करें इवोल्यूशन के लिए, तो उसका जो वो ये किसको रेफर करता है, तो ये एक्चुअली रेफर कर रहा होता है हमारे फॉसिल्स को। जो फॉसिल्स एक प्रूफ के रूप में हमारी धरती के अंदर दफन है, वहां से हम रिलेट कर पाते हैं कि वो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो इसमें अगर हमें देखने को मिल रहा है कि इसका कुछ प्रॉपर्टी है, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि इसमें 2 पैर हैं, इसमें हमें दिख रहा है कि 2 इसके पास हाथ हैं। कहने का मतलब है टोटल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इसमें 4 लिम्ब हमें देखने को मिल रहा है, फिर इसमें हमें 2 आंखें देखने को मिल रहा है, मतलब इस तरीके से एक्सेट्रा कुछ पॉइंट्स हैं। और ये किससे रिलेट कर रहा है, जब इसको स्टडी किया गया, इस वाले ए को स्टडी किया गया, तो वहां से भी कुछ सिमिलर हमें यहां पर प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। तो यहां से हम कहते हैं कि हो सकता है कि ये वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यहां से इवॉल्व होकर के आया, तो ये फॉसिल से रिलेट करता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी फॉसिल जो है ये हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करना चाहेंगे, तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलेंगे आगे। साथ साथ अगर हम बात करें होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन की, तो यहां पर हम जानते हैं कि होमो का मतलब होता है सेम, तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन तो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसकी अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो सेम होता है, लेकिन अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए
इसके अगर फंक्शंस की बात की जाए तो ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिम्स को देखा था, लिम्स के केस के बाद देखा था कि अगर ह्यूमंस का जो फोरलिम्ब है ये हम लिखने में काम आता है या फिर लिखने में काम आता है या फिर हम इसी से खाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसी फोरलिम्ब की अगर हम बात करें अगर हम किसी चीता में, तो वॉकिंग के काम आता है, रनिंग के काम आता है। अगर इसी फोरलिम्ब की बात करें अगर हम वेल्स में, तो वेल्स में हमें देखने को मिलता है कि वो स्विमिंग के लिए अपना यूज करती हैं। अगर इसी फोरलिम्ब की बात करें अगर हम बैट के केस में, तो उस फोरलिम्ब के मदद से वो उड़ने की कोशिश करता है, तो फ्लाइंग में यूज कर रहा होता है। तो दिस इज होमोलोगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट क्या हो जाता है एनालॉगस ऑर्गन के बारे में कि इसके अगर ओरिजिन की बात की जाए, तो ओरिजिन की बात की जाए तो ये डिफरेंट होता है, लेकिन साथ साथ अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो इसके फंक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा था विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। बटरफ्लाई और बर्ड्स जो हैं इन दोनों के पास विंग्स मौजूद हैं और ये दोनों के मदद से ये उड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब फंक्शन सेम है, दोनों उड़ते ही हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिन की बात करें तो जो बर्ड्स का जो विंग्स है और बटरफ्लाई का विंग्स है उसका जो ओरिजिन है वो अलग अलग है। तो ये रहे इसके एग्जांपल्स, इसको भी आप पूरे तरीके से नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है और पांचवा सवाल क्या कह रहा है हमसे। पांचवा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि द बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वेल। तो यहां पर बात की जा रही है बोन्स ऑफ फोरलिम्स ऑफ वेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज। तो अभी अभी जो चीज हमने अपने पिछले क्वेश्चन में यहां पर डिस्कस किया होमोलोगस ऑर्गन के एक्सप्लेनेशन के दौरान, कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे यहां पर पूछ लिया गया है। तो कह रहा है कि फोरलिम्ब ऑफ वेल, बैट, चीता एंड मैन। तो वेल की बात करें तो वेल की अगर हम बात करते हैं तो वेल चूंकि ये वाटर में पाया जाता है, ओशंस एंड सीज में, तो वेल्स जो है अपने फोरलिम्ब का यूज कर रहा होता है स्विमिंग के लिए, ठीक है। अगर हम बैट की बात करें तो बैट जो है अपने फोरलिम्ब का यूज कर रहा होता है फॉर फ्लाइंग। अगर हम चीता की बात करें तो ये किस में यूज करता है, तो ये वॉकिंग में यूज कर रहा होता है या फिर हम कह सकते हैं कि रनिंग में यूज करता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं इंसान की बात करें तो ना तो इंसान उड़ सकता है, ना ही अपने पैरों से चलता है, ना दौड़ता है। तो इंसान अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज हम यहां सीधा सीधा लिख सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में हम जान रहे हैं क्या क्या आता है। डिफरेंट एक्टिविटीज में हम रख सकते हैं किस चीज को, तो हम लोग रख सकते हैं राइटिंग, ठीक है। हम लोग रख सकते हैं ईटिंग, खाने के लिए हम अपने हाथों का यूज करते हैं, कपड़ा धोने के लिए हम अपने हाथों का यूज करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। कह रहा है कि क्यों होता है, बिकॉज, क्योंकि, और ये किस चीज के एग्जांपल हो जाते हैं, तो ऑल टुगेदर दिस इज एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स के ये एग्जांपल हैं, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन कहने का मतलब ये है कि इनका जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है वो सेम है, लेकिन इनके जो फंक्शन हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर। किसी एक ऑर्गेनिज्म ने बाकी सबको क्या किया है, बाकी सबको राइज किया, मतलब किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होके आए हैं। दूसरा कहता है कि दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। फिर कह रहा है कि दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और कह रहा है कि दे हैव बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज। तो एक अगर हम बात करें दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, हम यहां देख रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंट है, तो पहले ही हम इस ऑप्शन को काट देंगे। फिर कह रहा है कि दे ऑर्गेनिज्म हैव गिवन राइज टू अनदर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दे हैव बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज, तो इन सब में बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें एक स्टेटमेंट दिख रहा है कि ओरिजिन जो है वो सेम है, मतलब सेम ओरिजिन है, तो कह सकते हैं कि हम इनके जो एंसेस्टर्स होंगे वो कॉमन होंगे। तो कह रहा है कि दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। तो इस चार ऑप्शन में हमें ये वाला ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सटीक बैठता हुआ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन बी को हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है दे शेयर ए कॉमन एंसेस्टर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है और छठा क्वेश्चन कहता है कुछ ऐसा कि एनालॉगस ऑर्गन अराइजेस ड्यू टू, तो एनालॉगस ऑर्गन की बात की जा रही है। एनालॉगस ऑर्गन के बारे में बात करें तो ये होमोलोगस ऑर्गन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये होमोलोगस ऑर्गन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसमें हमें देखने को मिलता है क्या, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें तो हमें दिखता है कि इसका फंक्शंस जो है वो सेम होता है। इसके लिए हमारे पास बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां हमें देखने को मिलता है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। ठीक है, इन दोनों के विंग से ये क्या करते हैं, फंक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों का फंक्शन क्या है, वो उड़ने के लिए ही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन अलग अलग है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये वाला जो फंक्शन है, मान लो बर्ड का ओरिजिन कुछ पॉइंट ये था, पॉइंट ए से ओरिजिनेट होकर के आया है, और ये जो बटरफ्लाई का था वो किसी पॉइंट बी से ओरिजिनेट होकर के आया है, लेकिन फंक्शन ये क्या कर रहा है, ये वाला जो कॉमन फंक्शन है ये यही फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है। मतलब कहने का कि कहीं दूर दूर से ये दोनों आए हैं, लेकिन आकर के काम क्या कर रहे हैं, कोई एक सा कॉमन फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं, कॉमन काम कर रहे हैं। ठीक है, एक जगह आकर के मिल रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं एक जगह आकर के। अब एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक्चुअली जो है वो होमोलोगस ऑर्गन के लिए हम कहते हैं। क्यों ऐसा, इसलिए हम कहते हैं कि उसमें हमें देखने को मिला था कि ओरिजिन सेम था, ये पॉइंट ए है, यही सबका ओरिजिन था, लेकिन फंक्शन करने कौन चला गया, तो ह्यूमंस फंक्शन करने अपना इधर चले गए, अपने हाथों का यूज करने। चीता जो है वो अपने अलग डायरेक्शन में चला गया। यहां पर अगर हम बात करें बैट का तो वो अपना अलग फंक्शन कर रहा है। इधर अगर हम बात करें किसी और का वेल का तो वो अपना अलग फंक्शन कर रहा है। तो हमें देखने को मिलता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन द केस ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे बात की जा रही है एनालॉगस स्ट्रक्चर की, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करें तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है कि अगर इंसान अपने मर्जी से अगर किसी चीजों में चेंजेस लाए जाते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यहां पर लेकिन अपने मर्जी से नहीं हुआ है, यहां पर नेचर ने ही इसे सेलेक्ट किया है। तो यहां पर हम इस आर्टिफिशियल सिलेक्शन को भी क्रॉस करेंगे। फिर ऑप्शन है हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो क्या ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जांपल दिख रहा है, तो नहीं। फिर यहां पे लिखता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि दूर दूर से चीजें आई हैं और आपस में आकर के वो कन्वर्ज हो गए हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन के कारण हमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमें का ये एग्जांपल दिख रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि 7वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और हम उसका किस तरीके से आंसर करेंगे। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि एक इक्वेशन लिखा हुआ है दैट इज p प्लस क्यू स्क्वायर। यहां पर लिखता है कुछ ऐसा कि p प्लस क्यू का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो उसके हिसाब से यहां पर लिख दिया है कि p स्क्वायर प्लस 2ab का 2pq लिख दिया है प्लस q स्क्वायर, और फिर यहां पे इज इक्वल्स टू इसको 1 लिखा है। इसका ये इक्वेशन किस चीज को दिखा रहा है, इसके लिए हमारे पास है 4 ऑप्शन। एक्चुअली ये कुछ ऐसा, अगर हम इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो हमने एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक देखा था हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का हमने एग्जांपल देखा था। उसमें वहां पर बताया गया था कि किसी भी पॉपुलेशन में, वहां बात की जा रही थी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीशीज की, वहां पर पूरे पॉपुलेशन के बारे में बताया जा रहा था। तो उस पूरे पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया गया था वहां पर, और वो बोला गया था कि यहां पर जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर सेम रहने वाली है। तो एलील के फ्रीक्वेंसी की बात की गई थी इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, तो कहां किसकी बात की गई थी इसमें, तो इसमें पूरे पॉपुलेशन का जिक्र किया गया था। ठीक है, यहां पर पूरे पॉपुलेशन का जिक्र किया गया था, और ये चीजें हमें देखने को क्या मिले था अंडर द टॉपिक ऑफ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें कुछ यही चीज पूरे पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम देखते हैं कि इक्वेशन किस पे सूट करेगा। तो पहला कह रहा है कि इस पूरे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर डिस्कस करेगा।
फिर कह रहा है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के लिए ये इक्वेशन दिया गया था। फिर कह रहा है कि बायोमेट्रिक्स के लिए दिया गया था, या फिर दिया गया था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहने का मतलब है कि ये पूरे डीएनए आरएनए की बात की जा रही है। फिर यहां पर मेंडेलियन कैरेक्टर्स में कह सकते हैं कि हम किसी एलील फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। लेकिन हमें याद है कि ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो किसके बात कर रहा है, तो वो पॉपुलेशन की बात कर रहा था। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है ये हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको टेस्ट करने के लिए, इसको चेक करने के लिए एक बार हम इसको दबाते हैं और यहां से हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ए ऑप्शन जो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स वो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर। क्योंकि हमें याद है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में पूरे पॉपुलेशन की बात की गई थी, वहां पर उसके एलील से जुड़ा डिस्कशन था। एलील में यहां पर बताया गया था कि यहां पर जितने भी फ्रीक्वेंसी है इस चीज की ये जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो उसी के बाद ये इक्वेशन निकल करके आया था कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो था दैट इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो वही चीज है ये, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कुछ कहता है कि अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, इसके बाद जो एक चैप्टर है हमारे पास दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्या, उस चैप्टर में हमें देखना है कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। अगर हम किसी पैथोजन की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि बैक्टीरिया के कारण अगर कोई डिजीज हो रहा है तो हम उसे बैक्टीरियल डिजीज के अंदर डालते हैं। उसे हम लोग कहां डालते हैं, तो उसे हम लोग बैक्टीरियल डिजीज के अंदर डालते हैं। तो अगर हम बैक्टीरियल डिजीज के अंदर डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई बैक्टीरियल डिजीज है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं टाइफाइड की, ठीक है, टाइफाइड की अगर हम बात करें तो ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसे हम लोग सैल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, तो एक बैक्टीरिया है जिसे हम लोग कहते हैं सैल्मोनेला, इसे हम लोग सैल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा होता है, तो इसके कारण टाइफाइड नाम की बीमारी हो रही होती है। चूंकि एक बैक्टीरिया के कारण होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डिजीज। हम डिटेल में आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को ठीक कैसे किया जाए, तो जरूरत है कि इसको ठीक करने के लिए अगर हम इस बैक्टीरिया को अगर हम किल कर देंगे किसी तरीके से, तो यहां पर क्या है कि जब ये बैक्टीरिया किल हो जाएगा तो उसके कारण ये कॉज डिजीज जो टाइफाइड है वो भी ठीक हो सकता है। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो हम ऑलवेज यूज करते हैं किसका, हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का। किस चीज का यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स का। ये याद रखने वाली बात है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो, अगर आपको किसी तरीके का वायरल इंफेक्शन है, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी तरीके का प्रॉब्लम होने पे आपको एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहा होगा। तो यहां पर क्या है कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो वहां पर आपको इस बैक्टीरियल किसी भी वायरल डिजीज के लिए, वायरल डिजीज की बात की जा रही है, वायरल इन्फेक्शन के लिए अगर आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है तो वहां पर आपको समझ में आएगा क्या कि वो आप पे असर नहीं कर रहा होता है। तो फिलहाल क्या है कि एंटीबायोटिक किसके लिए यूज किया जाता है, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट। हमारे पास है 4 ऑप्शन, पहला है एडेप्टिव रेडिएशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, तीसरा है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, और फिर है चौथा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो, फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो इस केस में एक्चुअली हो रहा होता है क्या कि जब हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इस बैक्टीरिया की एक्चुअली डेथ हो जाती है। ठीक है, और हमने इवोल्यूशन वाले केस में देखा है कुछ ऐसा कि अगर किसी पॉपुलेशन में अगर किसी तरीके का डिजीज है, मतलब किसी पॉपुलेशन में अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम है, तो वो चाहता है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन में उसे सुधार कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो जब यहां पर एप से कहानी आगे बढ़ी थी टुवर्ड्स मैन, तो यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो एप स्पीशीज के द्वारा एप स्पीशीज में देखने को मिल रहे थे, उस चीज को सुधार करके एक मैन का निर्माण किया गया था, मतलब इस नेचर के द्वारा। तो सेम वही चीज है कि अगर ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को मार देता है तो ये बैक्टीरिया चाहता है कुछ ऐसा कि जो इसका नेक्स्ट जनरेशन आए वो इस एंटीबायोटिक से ना मरे। तो इसके लिए क्या होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर चेंजेस होने शुरू होते हैं और बैक्टीरिया का ये जो पूरा पॉपुलेशन है इसमें किसी तरीके का चेंजेस आता है। और चेंजेस कैसा आता है, तो इसमें देखने को मिलता है वेरिएशन,
और इस पूरे पॉपुलेशन में क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। और वेरिएशन के कारण क्या होता है कि कुछ कुछ बैक्टीरिया जो हैं ये एंटीबायोटिक से अफेक्ट नहीं हो पाते हैं। वही केस हमें आज के समय में देखने को मिलता है और कहा जाता है कि बहुत ही एक्सेस मात्रा में यूज नहीं करना चाहिए किस चीज का, एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो बैक्टीरिया जो हैं वो एक शील्ड बना लेते हैं, अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है कि चाहे आप कितना भी एंटीबायोटिक्स खा लो, उसके बाद ये जो एंटीबायोटिक्स है वो उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते। तो क्या हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्या इसका आंसर एडेप्टिव रेडिएशन हो जाना चाहिए, ट्रांसडक्शन हो जाना चाहिए, या फिर प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहां पर क्या होता है, इस पूरे पॉपुलेशन के अंदर कुछ वेरिएशन लाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, फिर ये इस एंटीबायोटिक से होने वाले नुकसान से बचते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। एक बार हम इसको करेंगे क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्क्रीनशॉट निकालने से ज्यादा बेहतर है कि अगर हम चीजों को अगर हम अपने हाथ से लिखने की कोशिश करें तो वो ज्यादा परफेक्ट होता है, क्योंकि अगर हम अपने हाथों से जितना ज्यादा लिखते हैं चीजें हमें उतनी ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है, बढ़े अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमसे कुछ ऐसा, एक नजर डालते हैं। कहता है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट द लाइफ फॉर्म्स हैड ए ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। ओके, तो यहां पर बात की जा रही है इवोल्यूशन लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स हैड टू ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। तो सबसे पहले जब ये धरती बनी थी, सबसे पहले जो हमारा ये अर्थ था, इस अर्थ पे किसी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते थे, मतलब ऐसा लाइफ हमारी धरती पर नहीं था। फिर समय आगे बढ़ा और इस धरती पर सबसे पहले लाइफ देखने को मिला कहां, तो इस धरती पर सबसे पहले लाइफ देखने को मिला इनसाइड वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर जो है हमें फर्स्ट लाइफ देखने को मिला। ठीक है, फर्स्ट लाइफ देखने को मिला। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या है कि आज के समय में हमें ये जो लाइफ है वो लैंड के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ होगा कि लाइफ जो है वो वाटर से निकल करके धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वाटर से निकल करके लैंड की तरफ शिफ्ट होना शुरू किया गया, शुरू हुआ, ऐसा हुआ कुछ। तो कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन के दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने वाटर से स्टार्ट किया अपना जर्नी और उन्होंने फिर लैंड तक का सफर पूरा किया। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि लैंड टू वाटर, मतलब इसके कहने का है कि लाइफ जो है वो लैंड पर शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे वाटर की तरफ गया। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही उल्टा सा है, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को कट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ड्राई लैंड टू वेट लैंड, में कहने का मतलब है कि ड्राई लैंड से लाइफ स्टार्ट होता है और लाइफ जाता है वेटलैंड की ओर। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत गलत सा दिख रहा है। फिर कह रहा है कि फ्रेश वाटर से लाइफ को फ्रेश वाटर में लाइफ स्टार्ट हुआ था और सी वाटर की तरफ गया था, तो ऐसी कोई चीजें नहीं है। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है ये भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन कहता है कि वाटर टू लैंड, तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि वाटर से लाइफ को स्टार्ट किया गया था, मतलब लाइफ का जो पहली बार इस धरती पर देखने को मिला था वो पानी के अंदर था, फिर धीरे धीरे लैंड की तरफ शिफ्ट हुआ, और वही चीज कह रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार इसको हम करना चाहेंगे क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज के समय में हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो धरती पर पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे चैनल्स देखते हो टीवी पे, फॉर एग्जांपल सच एज नेशनल ज्योग्राफिक, तो वहां पर जहां पर हमें बताया जाता है अबाउट दिस डाइवर्सिटी, इस धरती पर मौजूद डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया जाता है, उस समुद्र के अंदर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया जाता है। तो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो टोटल स्पेशीज जो हमें नोन है, इससे ज्यादा स्पेसीज हैं एक्चुअली इस धरती पर, लेकिन जिसके बारे में पता लगाया जा चुका है दैट इज 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ स्पेसीज। तो इतने सारे स्पेशीज हैं और इसमें मैक्सिमम जो है वो अंडर वाटर पाए जाते हैं। तो ये भी तो इससे भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो लाइफ जो है वो सबसे पहले वाटर में शुरू किया गया, वाटर में शुरू हुआ था, वाटर में देखने को मिला था। ठीक है, इसको भी नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कुछ ऐसा कि विविपैरिटी इज कंसीडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज, तो यहां पर बात की जा रही है विविपैरिटी की। तो अगर हमें याद है अपना एक चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन, तो वहां पर हमने देखा था दो केस, एक देखा था हमने ओविपैरिटी, ठीक है, ओविपेरस, और एक हमने देखा था विविपेरस, ठीक है, ये दो केसेस थे हमारे पास। तो ओविपेरस के केस में हमने देखा था कि इसमें जो है वो जो फीटस का डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा था, तो वो एक्सटर्नल हो रहा था, ठीक है। और वहीं इस केस में जो फीटस का डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा था, वो इंटरनल हो रहा था। एक्सटर्नल वाले केस में फॉर एग्जांपल जैसे कि एग हो गया, एग हो गया, तो एग जो है इसके अंदर क्या है, फीटस का डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिला था, ठीक है। बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, मतलब वेरी कॉमन चीजें, जैसे कि आप मार्केट जाते हो आपको पता है कि एक अंडे से क्या होता है, एक मुर्गे का या फिर किसी का जन्म हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस अंडे को मैच्योर होने से पहले तोड़ देते हैं तो हमें वहां पर किसी तरीके ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमें यह भी पता है कि इसी अंडे से उस मुर्गे को निकल करके आना है या फिर किसी बर्ड का डेवलपमेंट होना है। तो ये चीज बहुत ही आसान है, समझ में आता है कि बॉडी से बाहर इस बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, मतलब पेरेंट के बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर एक कैल्शियस, ये कैल्शियम से बना एक बहुत मजबूत शील्ड के अंदर ये मौजूद होता है, जिसके अंदर इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। लेकिन वहीं अगर विविपेरस की बात करें तो इसमें जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल होता है। और इंटरनल डेवलपमेंट कहने का मतलब ये है कि इंटरनल डेवलपमेंट कहने का मतलब ये है कि ये मदर्स के वॉर्म में हो रहा होता है। कहने का मतलब है कि ये मदर्स के वॉर्म में हो रहा होता है, मदर बॉडी के अंदर ये चीजें हो रही होती हैं। तो ये ज्यादा प्रोटेक्टिव है एज कंपेयर टू दिस, ये वाला केस जो है वो ज्यादा प्रोटेक्टिव है, क्योंकि मदर्स वॉर्म में होने के कारण इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन, इसको गैसियस एक्सचेंज करने में मदद कर रहा है, मतलब कि इसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई, जो वेस्ट मटेरियल है उसको वहां से खींचना। तो हमें इस दोनों के केस में हमें देखने को मिलता है कि ये वाला जो केस है ये ज्यादा एडवांस है। और क्वेश्चन भी हमसे कुछ वही बोल रहा है कि विविपैरिटी इज कंसीडर्ड टू बी मोर इवॉल्व्ड, तो विविपैरिटी को हम लोग मोर इवॉल्व्ड के कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला कह रहा है कि द यंग वंस आर लेफ्ट ऑन देयर ओन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड बाय ए थिक शेल, तो यंग वंस जो है वो थिक शेल से प्रोटेक्टेड होता है, ऐसा तो हमें ओविपेरस वाले केस में देखने को मिल रहा है। फिर कह रहा है कि द यंग वंस आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड आर लुक्ड आफ्टर दे आर बॉर्न, लीडिंग टू मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन कह रहा है, जो चीजें हमने यहां पर डिस्कस की, कि ये मदर्स के बॉडी के अंदर ये डेवलप हो रहा होता है, इसको जो भी जरूरत की चीजें हैं वो इसे प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और फिर इसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है चौथा ऑप्शन, द एम्ब्रियो टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप। तो यहां पर अगर हम इस चारों ऑप्शंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमने विविपेरस को ज्यादा एडवांस क्यों बोला। तो उसके लिए हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, क्योंकि ये मदर्स के बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पर इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, यहां पर इसको रेस्पिरेशन के लिए प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज, ये सारी चीजें करवाई जाएंगी, इसका डेवलपमेंट सही से होगा, इसका केयर सही से किया जाएगा और इसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि विविपेरस जो है, विविपैरिटी इज मोर इवॉल्व्ड देन ओविपैरिटी। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्रॉस चेक में भी हमें समझ में आता है कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। तो फॉसिल्स की बात की जा रही है, फॉसिल्स कहां हमें देखने को मिलता है? तो फॉसिल्स क्या हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है, या फिर फॉसिल्स हमें इग्नियस रॉक्स में देखने को मिलता है, या फिर हमें मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखने को मिलता है, या फिर एनी टाइप ऑफ रॉक, किसी भी रॉक में देखने को मिल जाता है? तो अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो बेसिकली हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो फॉसिल्स जो है वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा हमारा
ये वाला ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बार हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि फॉसिल्स जो है वो जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है, कुछ परसेंट लिखा है। देखते हैं क्या हमसे कह रहा है कि फॉर एन एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, कुछ एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ठीक है, कुछ एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम है। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ MNN एलील्स आर 0.7 एंड 0.3। तो कह रहा है कि M का क्या फ्रीक्वेंसी है, तो दिस इज 0.7 और N के फ्रीक्वेंसी की बात की गई है तो दिस इज 0.3 रेस्पेक्टिवली। The expected frequency of MN blood group bearing organism is likely to be। तो अगर हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की बात करें तो हमें पता चला था किसी भी पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है ये जो है फिर आगे जाकर के ये कांस्टेंट रहने वाली है। तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिला था कि अगर हम P प्लस क्यू का अगर हम स्क्वायर कर रहे थे तो उस इक्वेशन का कहना ऐसा था कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, यहां पर P के जगह पर दे रखा है M और Q के जगह पर दे रखा है N, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू यहां पर P इज इक्वल्स टू यहां पर Q। तो अगर हम उसी इस वाले इक्वेशन पर बैठा दें कुछ इस तरीके से कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू 1, कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 0.49 ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 0.09 कुछ ऐसा हो जाएगा प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़े इसके बाद हम यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज को, तो यहां पर अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, यहां पर है 0.49 प्लस हम ऐड कर रहे हैं क्या 0.09, तो 9 9 18 हो जाएगा, 1 इधर तो यहां 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.58। तो कहने का मतलब है कि 2PQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.58। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.42। तो 0.42 इसका वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो 0.42 के हिसाब से अगर हम इस ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 42%, दूसरा है 49%, तीसरा है 9% एंड चौथा है 58%। तो इस वाले हिसाब से हमें दिख रहा है कि 42 की बात है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए 42% जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। इसको एक बार हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे, तो क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारे ये जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ये भी थोड़ा थोड़ा हम लोग कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स जो कर सकते हैं। देखो सिंपल सा है, क्या है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वही इक्वेशन हमें बता रहा है, दैट इज की पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सीधा सीधा हमने ये वैल्यू पुट कर दिया यहां पर, क्योंकि m जो है p के जगह पर यहां पर m दे रखा है, q के जगह पर यहां पर n दे रखा है, तो वही हमने 0.7 का स्क्वायर कर दिया, 0.3 का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू 1, इसका स्क्वायर निकाल दिया, इसका स्क्वायर निकाल दिया और इसका इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 2PQ जो है 1 माइनस 0.58 हो गया और इस तरीके से 0.42 हो गया। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन ए है 42%, ये हमारा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, और बायोलॉजी वाले भी थोड़ा थोड़ा यहां पर मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, कि 13वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कुछ ऐसा हमसे कि विच टाइप ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन्स इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व्ड इन मोथ बेस्टम बिटुलेरिया। एक्चुअली देखो हमने देखा था कि ये कुछ 1850s की कहानी थी, 1850 के दशक की कहानी थी। इस वक्त इंग्लैंड में, चूंकि इस वक्त इंग्लैंड जो था, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को याद करें
तो कहने का मतलब है कि अगर हम हिस्ट्री को याद करें तो इंग्लैंड जो था वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री जिसको बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो था ये। पूरे दुनिया पर इसका कब्जा था और एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था कि इंग्लैंड का डेवलपमेंट जो था वो बहुत तेजी से चल रहा था, क्योंकि ये हर देशों से क्या करते थे, लेबर्स को उठा करके ले जा रहे थे, जितने भी रिसोर्सेस थे उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया और फिर इनके अंदर डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो डेवलपमेंट के दौर में यहां पर शुरू होता है क्या, तो यहां पर शुरू होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां पर शुरू होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस का, यहां पर हार्मफुल गैसेस जो हैं वो यहां पर निकलना शुरू हुआ। ठीक है, इस हार्मफुल गैसेस के अंदर क्या था कि कार्बन कंटेनिंग कार्बन गैसेस यहां पर निकलने शुरू हुए। ठीक है, और कार्बन गैसेस के कारण जो इसका कलर है दैट वाज दी ब्लैक कलर था। साथ साथ अगर हम बात करें यहां पर हमारे पास था क्या, तो यहां पर हमारे पास था ट्री ट्रंक। ठीक है, यहां पर ट्री ट्रंक की अगर हम बात करें तो ट्री ट्रंक जो थे दैट वाज नॉट वेरी डार्क, एक्चुअली लाइट थे। ठीक है, जो नेचुरल कलर इसका पाया जाता था लाइट, और लाइट कलर के कारण यहां पर जो था इसके ऊपर एक्चुअली मोथ जो थे वो अपना बसेरा करते थे। चूंकि लाइट ट्रंक है और विंग, और ये जो मोथ है ये एक्चुअली क्या है, मोथ है, मोथ विथ लाइट कलर्ड विंग। ठीक है, मोथ विथ लाइट कलर्ड विंग। तो लाइट कलर्ड विंग था और ये लाइट कलर्ड ट्रंक के ऊपर जाकर के बैठता था, तो मोथ का डिटेक्शन करना मुश्किल था। तो जो प्रे होते थे वो मोथ के पास आते और मोथ को खाते, ये बहुत ही रेयर था। तो मोथ इस तरीके से अपना लाइफ चला रहा था। लेकिन समय हुआ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जब कार्बन गैसेस निकलना शुरू हुए जिसका आउटकम ब्लैक था, तो इसके बाद ये जो ट्री ट्रंक था यहां पर, ये जो ट्री ट्रंक था ये समय के साथ कैसा हो गया, ये समय के साथ हो गया डार्क। ठीक है, ये समय के साथ हो गया डार्क। अब इस डार्क ट्री ट्रंक के ऊपर जब ये मोथ आकर के बैठते थे तो ये लाइट कलर मोथ जो थे वो इजीली डिटेक्ट हो जाते थे कि इस पर ये मोथ बैठा हुआ है। डार्क के ऊपर अगर हम कोई लाइट कलर रखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, यहां पर वो चीजें इजीली विजिबल होती हैं, तो ये आसानी से दूसरों का शिकार हो जाते थे। तो ये चूंकि दूसरों का शिकार हो जाते थे तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मोथ के अंदर भी इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, चेंजेस होने शुरू हुए, क्योंकि इसको अपने आप को बचाना था। तो इसने बचाने के लिए क्या किया, अपने अंदर चेंजेस लाने शुरू हुए, और समय के साथ ये लाइट कलर विंग्ड जो था वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है डार्क विंग्ड में। ठीक है, तो ये डार्क विंग्ड में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की कोई चीजें देखने को मिली थी इस केस में। अब हम कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व इन द मोड। तो इस चीज को हम लोग इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के नाम से जानते हैं। किस चीज से जानते हैं, तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के नाम से जानते हैं। और ये जो चेंजेस आए हैं ये कौन सा इसको एक्सप्लेन कर रहा है, पहला कह रहा है कि स्टेबलाइजिंग, फिर कह रहा है डायरेक्शनल, फिर कह रहा है डिस्ट्रप्टिव, और फिर कह रहा है आर्टिफिशियल। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसी तरीके से नहीं है, डिस्ट्रप्टिव भी नहीं है, स्टेबलाइजिंग भी नहीं है, डायरेक्शनल हमें देखने को मिल रहा है कि एक परफेक्ट डायरेक्शन में ही, क्योंकि डार्क ट्री का ट्रंक जो था जहां पर मोथ को सरवाइव करना था उसका कलर डार्क हो गया, तो उसी डायरेक्शन में क्या था कि उसके अकॉर्डिंग ही इस मोथ को जो था वो इवॉल्व होना था, और उसी तरीके का इवोल्यूशन देखने को मिला, डायरेक्शनल देखने को मिला। तो ऑप्शन भी डायरेक्शनल जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करना चाहेंगे, तो क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ की। उधर हमसे क्या पूछा गया, बहुत ही बेसिक सा चीज है कि जैसा जैसा एटमॉस्फेयर हमारा होता चला गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए उसी डायरेक्शन में मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया। सो दिस वाज द डायरेक्शनल, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कि द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज। ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की जा रही है। तो यहां पर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की जा रही है, और ह्यूमन इवोल्यूशन में हमसे बोल रहा है कि जो एक परफेक्ट, जो सबसे परफेक्ट सीक्वेंस आपको यहां पर दिख रहा है, उस परफेक्ट सीक्वेंस को यहां पर आपको टिक करना है।
ठीक है, एक एक करके हम ऑप्शंस को देखते हैं, एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आया रामापिथिकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस को इसने पहला बताया है, फिर इसने बताया है रामापिथिकस को, फिर ये बता रहा है होमोसेपियंस को, मतलब जो हम लोग हैं, वी आज के समय का जो इंसान है वो होमोसेपियंस है, और इसके बाद ये कहता है होमो हैबिलिस। तो ये कह रहा है कि होमोसेपियंस के बाद जो है होमो हैबिलिस देखने को मिला, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। सबसे आखिर में जब होमोसेपियंस लिखा होगा तो ही हम कह सकते हैं कि वो सही है, क्योंकि होमोसेपियंस सबसे आखिर में आया और सबसे एडवांस, और आज के समय में जो अगर हम इंसान जो है, वी ह्यूमंस आर एक्चुअली द होमोसेपियंस, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि होमो इरेक्टस है और उसके बाद होमो हैबिलिस है और उसके बाद होमोसेपियन है, तो पहले होमो हैबिलिस है, पहले ये अगर लिखा होता है, इसके बाद अगर ये होता और इसके बाद अगर ये होता, फिर हम इस ऑप्शन को सही करते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को भी हम लोग गलत कर देंगे, ठीक है। तो होमो हैबिलिस पहले आता है और होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस है और फिर है होमोसेपियन। पहला इसमें कह रहा ऑप्शन सी कहता है कि रामापिथिकस हमें देखने को मिला था जो मोर ह्यूमन लाइक थे, फिर हमें होमो हैबिलिस देखने को मिला था, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस और इसके बाद होमोसेपियंस। तो ये एक जो है, ये ऑप्शन सी जो है, ये हमें कुछ करेक्ट सीक्वेंस दिखा रहा है कि पहले रामापिथिकस आए, रामापिथिकस से इवॉल्व हुआ, फिर उसके बाद इवोल्यूशन के बाद हमें होमो हैबिलिस देखने को मिले, होमो हैबिलिस में फिर इवोल्यूशन हुआ तो फिर हमें होमो इरेक्टस, और फिर उसके बाद का जो इवोल्यूशन था उसके बाद हमें होमोसेपियंस देखने को मिले। तो ये वाला ऑप्शन कुछ हमें सही लग रहा है, लेकिन उससे पहले हम एक बार ऑप्शन डी को भी पढ़ लेते हैं। तो ये ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद ये रामापिथिकस बना रहा है, इसके बाद ये होमो इरेक्टस बना रहा है, और होमो इरेक्टस के बाद ये होमो हैबिलिस बना रहा है, होमो इरेक्टस के बाद ये फिर होमो हैबिलिस बना दिया, ठीक है। तो होमो इरेक्टस बाद में आएगा ना, और उसके पहले होमो हैबिलिस को आना होगा, क्योंकि होमो हैबिलिस से इवॉल्व होकर के होमो इरेक्टस आया, फिर यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा एक ही दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि सबसे पहले रामापिथिकस आया, उसके बाद हमें रामापिथिकस के बाद होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, और आज के समय में होमो सेपियंस हमें देखने को मिलता है, जो हमें वी ह्यूमंस आर एक्चुअली होमो सेपियंस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ की, उधर हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 के पास हम आ चुके। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिंक स्पीशीज। तो विच इज एन एग्जाम्पल फॉर लिंक स्पेशीज। तो लिंक स्पेशीज सबसे पहले क्या है, तो हमें देखने को मिल रहा है। लिंक स्पेशीज कहने का मतलब है कि समथिंग देयर इज, यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर कुछ है, देयर इज समथिंग ए हियर एंड देयर इज समथिंग बी हियर, और इस दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा मौजूद है जो लिंक हमें देखने को मिल रहा है, तो उसी को हम लोग लिंक स्पेशीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग लिंक स्पेशीज कहते हैं, मतलब किसी दो चीजों के बीच में वो कोई एक लिंक शो कर रहा है, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है लोफिश, दूसरा है डोडो बर्ड, तीसरा है सीवीड और चौथा है चिंपैंजीज। तो क्या चिंपैंजी किसी तरीके का लिंक स्पेशीज है, या फिर सीवीड लिंक स्पेशीज है, डोडो बर्ड लिंक स्पेशीज है, या फिर लोब फिश जो है वो लिंक स्पेशीज है? तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोब फिश। एक्चुअली क्या है, बहुत साल पहले की बात है, करीब 350 मिलियन ईयर एगो पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, कि जब यहां पर जो था लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे सिर्फ वाटर में पाए जाते थे, और फिर जो लाइफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हुआ वाटर से किधर, तो लैंड की तरफ, ठीक है। वाटर से यहां पर कहानी जो है वो लैंड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ। तो यहां पर वाटर से लैंड की तरफ जो कहानी शिफ्ट हो रही थी, जो लाइफ को शिफ्ट किया जा रहा था फ्रॉम वाटर टू लैंड, वहां पर हमें ये स्पेशीज का रोल देखने को मिला था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये वाटर और लैंड के बीच में एक लिंक हमें देखने को मिल रहा है, एक लिंक हमें ये दिखा रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करना चाहेंगे जरूर, तो क्रॉस चेक में समझ में आता है कि बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। किसी तरीके का डाउट है मन में, अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उसे आप पूछ भी सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ की एक्चुअली उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कुछ मैच द फॉलोइंग वाला केस है। ठीक है, एक तरफ दिया है कुछ साइंटिस्ट का नाम और फिर एक तरफ दिया है उनके द्वारा दिए गए जो भी थ्योरीज थे, जो भी उनका जो आइडियाज था, एक तरफ वो देखा है। तो कहते हैं मैच दी साइंटिस्ट लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विद आइडियाज लिस्टेड टू कॉलम 2, और उनके दूसरे तरफ लिखा है आइडियाज, उससे हमें मैच करना है। एक तरफ है डार्विन, दूसरा है ओपेरिन, तीसरा है लमार्क एंड चौथा है वैगनर। तो चारों जो हैं, इन चारों का क्या क्या रोल था वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो डार्विन साहब ने एक्चुअली क्या बताया था, अगर हम डार्विन के केस की बात करें तो डार्विन ने क्या ए बायोजेनेसिस के बारे में बताया था, या फिर यूज एंड डिसयूज ऑर्गन्स के बारे में बताया था, या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया था, या फिर बताया था इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर हम याद करें अपने इस माइंड मैप को, अगर हम याद करते हैं अपने इस चैप्टर को, तो हमें याद है कि डार्विन एक्चुअली जो ए है, इस ए ने बताया था अबाउट ऑप्शन नंबर 4, दैट इज की इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। और इस दौरान नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने बताया था कि जो फिटेस्ट है वो सरवाइव करेगा, जो फिटेस्ट है वो सरवाइव करेगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा फिट है इस एनवायरनमेंट में, इसमें वो फिट है वो सरवाइव करेगा, और जो फिट नहीं है वो सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि जो फिट है वो अनफिट को क्या करेगा, दबा करके फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से ये कहना था नेचुरल सिलेक्शन का। तो ऑप्शन डार्विन जो है वो मैच कर जाएगा चौथे से। ठीक है, ओपेरिन है, ठीक है, लमार्क है। लमार्क का क्या कहना था, ठीक है, लमार्क साहब का कहना था कि यूज एंड डिसयूज ऑर्गन्स के ऊपर इन्होंने अपना काम किया था। तो बी है, सी है और डी है। तो लमार्क का कहना था कि जो चीजें यूज में हैं वो कंटिन्यू करेंगी, और जो यूज में नहीं है वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि अगर हम अपने यूज के अकॉर्डिंग नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि जो चीजें यूज में हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। लमार्क का ये कहना था कि जो चीजें यूज में हैं वो हमारी यूज में आ जाएगी। तो इस हिसाब से सी का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लमार्क इसके बाद क्या है, इसके बाद ओपेरिन साहब ने ए बायोजेनेसिस के बारे में बताया था, तो यहां पर लिख देंगे हम 1। और वैगनार ने था वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में उन्होंने कुछ राय मशवरा दिया था। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सीक्वेंस। इसको पहले आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिला कि ऑप्शन नंबर ए जो है, कहने का मतलब है कि डार्विन साहब का कहना था कि इवोल्यूशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। ओपेरिन साहब का कहना था कि ए बायोजेनेसिस के बारे में उन्होंने बताया। लमार्क का कहना था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। कहने का मतलब है कि जो चीजें यूज में है वो कंटिन्यू करने वाली हैं, और जो चीजें यूज में नहीं है वो धीरे धीरे आउट ऑफ फंक्शन होकर के हो सकता है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वो धीरे धीरे गायब हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू यूज एक नए ऑर्गन का वहां पर जो है वो फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। वैगनर साहब का ये कहना था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया था। तो इस तरीके से हो गया हमारे पास ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। एक एक करके अब हम मिलाते हैं ऐसा कौन सा कह रहा है। तो पहला है ए का 4, हमारे पास यहां पर ऑप्शन ए में दिख रहा है ए का 1, तो हम इसे कर देते हैं क्रॉस। ऑप्शन बी की तरफ आते हैं, तो ऑप्शन बी हमसे कहता है कुछ ऐसा। ऑप्शन बी हमसे कह रहा है कि ए का 4 है, हमारे फाइंडिंग के अकॉर्डिंग भी ए का 4 है। बी का 1 हमने भी निकाला, बी का 1। ये ऑप्शन कहता है सी का 2, हमारी फाइंडिंग्स भी कहती है सी का 2, कहता है डी का 3, और इधर भी हमें देखने को मिला डी का 3। तो एक तरीके से हम इसे कर देंगे सही। ठीक है, ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। सी का कह रहा है कि ए का 4 है और ये कह रहा है ए का 2 है, तो इसे भी गलत कर दो। फिर ये कहता है ए का 4 यहां भी है, बी का 3, लेकिन हमें देखने को मिला है कि बी का तो निकल करके आ रहा है 1, तो हम इसे भी कर देंगे क्रॉस। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो लेकिन इसको सही हम मानेंगे कैसे, जब तक हम क्रॉस चेक ना कर लें। तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इन 1953, तो 1953 की कहानी थी
कह रहा था कि एसएल मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन इन ए लैबोरेटरी एंड गेव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर ओरिजिन ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस क्रिएटेड इंक्लूड्स, तो ओके ऐसा कहने का मतलब है, तो क्वेश्चन मिला के कुछ हमसे ऐसा कुछ कह दिया है कि एसएल मिलर साहब ने क्या किया था, एक लैबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन को तैयार किया था, क्योंकि शुरुआत के समय में जो अर्थ था हमारा, वहां पर लाइफ नहीं था, ये लाइफ के सर्च में बिजी थे, तो इनको कुछ ऐसा कंडीशन बनाना था कि लाइफ जो था वो पहली बार कैसा आया, तो इसके लिए इनको एक आर्टिफिशियल अर्थ का एक स्ट्रक्चर, एक एटमॉस्फेयर बना करके रखना था एक लैबोरेटरी के अंदर उस प्रिमिटिव अर्थ का। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया और हमसे बोल रहा है कि प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन क्या था। तो अगर हमें हमारा लेक्चर्स याद है तो हमें देखने को मिला था कि एसएल मिलर साहब ने जो कंडीशन तैयार किया था वहां पर कैसा था, तो हमारे प्रिमिटिव अर्थ की बात करें तो प्रिमिटिव अर्थ में हमें देखने को मिला था हाई टेम्परेचर था। ठीक है, अब कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर क्यों था, तो हाई टेम्परेचर इसलिए था कि बिग बैंग के बाद ये हमारा यूनिवर्स बन के तैयार हुआ, और बिग बैंग हमें ये बताता है कि एक बहुत बड़ा मास कुछ m था, इसमें होता है एक्सप्लोजन, क्योंकि इस बड़े मास m में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर थी, तो इस एनर्जी का क्या होता है, एक्सप्लोजन। और एनर्जी के बारे में एक और चीज हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री में कि एनर्जी को हम बना नहीं सकते हैं या एनर्जी को हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मास था, बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी स्टोर हुआ, इसके कारण इसमें होता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटता है, इस यूनिवर्स का निर्माण करता है, बहुत सारे गैलेक्सीज बनते हैं, हर गैलेक्सीज में बहुत सारे प्लैनेट्स बनकर के तैयार हो रहे होते हैं, तो उसी में से एक हमारा अर्थ भी था। तो इसके पास भी एनर्जी बहुत ज्यादा, एज ए रिजल्ट इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा। साथ साथ यहां पर हमें देखने को मिला था वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनोज हमें देखने को मिले थे। साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है, यहां पर एटमॉस्फेयर नहीं था, तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और साथ साथ बात करें तो यहां पर कुछ गैसेस जैसे कि CH4, NH3 और साथ साथ H2O भी इन द फॉर्म ऑफ कैसा, तो गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नहीं, पहले गैसियस फॉर्म में, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली थी। ठीक है, अब हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि लो टेम्परेचर, तो अर्थ का तो सबसे पहले देखा कि हमने हाई टेम्परेचर है, तो पहले ही इसको ऑप्शन गलत कर दो, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। तो वोल्केनिक स्टॉर्म्स, हाँ ये चीज हमें देखने को मिला था। एटमॉस्फेयर रिच इन ऑक्सीजन, तो एटमॉस्फेयर जो था वो ऑक्सीजन से रिच था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए को गलत ही करना है। ऑप्शन बी भी कहता है कि लो टेम्परेचर है, वोल्केनिक स्टॉर्म्स है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, तो वोल्केनिक स्टॉर्म्स सही पॉइंट है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर सही पॉइंट है, लेकिन ये लो टेम्परेचर के कारण ऑप्शन बी जो है ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है हाई टेम्परेचर बिल्कुल सही, वोल्केनिक स्टॉर्म्स बिल्कुल सही, नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, कुछ ऐसा है क्या, नहीं, यहां पर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, तो इस नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के कारण ऑप्शन सी जो है ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑप्शन डी जो है वो हाई टेम्परेचर है, बिल्कुल सही, ये कह रहा है बिल्कुल सही, वोल्केनिक स्टॉर्म्स कह रहा है ये भी सही है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है ये भी सही है, कुछ गैसेस जैसे CH4 NH3 एक्सेट्राज यहां पर पाए जाते थे, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। तो इस हिसाब से हमें समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम इसे क्रॉस चेक करना चाहेंगे, तो क्रॉस चेक में हमें समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर हम आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम और डिस्कस करें इसी क्वेश्चन को लेकर के, तो हमें देखने को मिला था कि इस तरीके की जो चीजें थी मिलर साहब ने अपने लेबोरेटरी में ये सारी चीजें देकर के वहां पर बना दिया। साथ साथ इन्होंने क्या दिया, यहां पे कुछ इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का सप्लाई किया। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के सप्लाई के बाद यहां पर क्या हुआ था कि उन्हें क्या देखने को मिला, तो उन्हें देखने को मिला अमाइनो एसिड बन करके तैयार हो रहा है। ठीक है, अमाइनो एसिड, और जब अमाइनो एसिड बन गया तो हम ये चीज जानते हैं कि अमाइनो एसिड जब मिलते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं, और ये प्रोटीन्स फिर सेल का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन करके तैयार हो सकता है। तो इस तरीके से हमने जाना समझा कि किस तरीके से इस धरती पर पहली बार लाइफ देखने को मिला था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कुछ ऐसा, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन आर। तो यहां पर बात की जा रही है वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन। तो अगर हम वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन की बात करें तो यहां पर हमें समझ में आता है, ह्यूगो डी व्राइट साहब ने भी कहा था कि म्यूटेशन जो होता है वो रैंडम होता है, रैंडम होने के साथ साथ ये म्यूटेशन जो है वो डायरेक्शन लेस होता है। ये कैसा है, म्यूटेशन रैंडम होता है और ये म्यूटेशन जो है साथ साथ कैसा है, तो ये डायरेक्शन लेस है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, इस म्यूटेशन के कारण जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर हमने डीएनए को रखा है या फिर कुछ वायरसेस में ये जेनेटिक मटेरियल एज ए आरएनए भी देखने को मिलता है, इसके क्या होता है, इसमें इसके बेस पेयर में चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बेस पेयर में चेंज देखने को मिलता है और इसी चेंज के कारण क्या होता है, इसी चेंज के कारण अगर हम बात करें तो वेरिएशन आता है और इसी के कारण क्या होता है, इस वेरिएशन के कारण फाइनली हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो म्यूटेशन से फाइनली इवोल्यूशन हो रहा था। अब हम एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशन ऑफ म्यूटिक रिकॉम्बिनेशंस आर, पहला कह रहा है कि रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। तो कुछ हमें पता है कि रैंडम और डायरेक्शन लेस होता है, तो पहला ऑप्शन कुछ हमें सही सही दिख रहा है। दूसरा कहता है रैंडम एंड डायरेक्शनल, रैंडम सही लिखा है लेकिन डायरेक्शनल नहीं होता है, ये डायरेक्शन लेस होता है, तो ये ऑप्शन कुछ हमें गलत दिख रहा है। ऑप्शन सी की बात करें तो स्मॉल एंड डायरेक्शनल, तो स्मॉल एंड डायरेक्शनल नहीं होता, ये डायरेक्शन लेस होता है। फिर यहां पे इसको भी गलत कर दो। और फिर कह रहा है कि रैंडम स्मॉल एंड डायरेक्शनल, तो मतलब किसी परफेक्ट डायरेक्शन में, यहां पर भी डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो तीन ऑप्शन में डायरेक्शन लिखा हुआ है, क्या हमारा ए जो है वो गलत हो जाएगा? ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है हमें कि तीन ऑप्शन में सर डायरेक्शनल लिखा है, एक ही ऑप्शन में डायरेक्शन लेस लिखा है, तो हो सकता है ना कि ऐसा हो सकता है कि हमें कंफ्यूज करने के लिए तीन में डायरेक्शनल लिखा है तो डायरेक्शनल वाला ही कोई ऑप्शन सही हो सकता है। तो लेकिन मैं बता दूं कि ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि म्यूटेशन के कारण जो वेरिएशन आता है वो हमेशा रैंडम होता है और हमेशा डायरेक्शन लेस होता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है यही होगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक में भी समझ में आता है कि बिल्कुल ऑप्शन ए जो है यही हो जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि म्यूटेशन के कारण जो इवोल्यूशन आता है दिस इज रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने इस लेक्चर में आगे की ओर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हमने किया है अपने इस इवोल्यूशन नामक चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कुल टोटल 18 एमसीक्यूज थे। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने डाउट्स को पूछें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें। सिर्फ 18 क्वेश्चंस है लेकिन इस 18 क्वेश्चंस में वेरिएशंस हैं, कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हो तो आप एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको महारत मिल सकती है। आपके बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक नीट, उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी अच्छे बात के साथ साथ एक और न्यूज आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। बात की जाए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम या फिर वो हिंदी मीडियम या फिर वो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, इन सब की पढ़ाई करवाई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स में बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपसे किसी तरीके का पेमेंट नहीं लिया जाता और क्वालिटी जो आपको दी जाती है दैट इज एक नंबर की। इस वीडियोस को देखने के लिए आपको आना होगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको यहाँ वीडियोस देखने में परेशानी हो रही है, ढूंढने में परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, तो इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को या फिर विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, आपको अपने क्लास को सेलेक्ट करना है। क्लास को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है अपने सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के बाद आप चुनेंगे अपने चैप्टर को और फिर उस चैप्टर से जिस भी लेक्चर को आपको देखना है आप उसे बिल्कुल ही फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन में रॉक कर सकते हैं। तो इसी अच्छे बात के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।